हेलो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का सार। और ये है लेक्चर 2 जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ रहे हैं बच्चों। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहीं कहीं प्लेलिस्ट में दिख जाएगी आपको, उसे पढ़िए। और एनसीईआरटी का सार का फ़ायदा कैसे उठाना है, एनसीईआरटी साथ में लेके बैठिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में जितने सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो सारे करिए, जो नेसेसरी एग्जाम्पल है वो मैं कराऊंगा। और एनसीईआरटी को 1 बाय 1, लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड हर बात का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा। जितने कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट होते हैं वो समझाऊंगा। और इसका अगर आपको कुछ केसेस में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, वो इतना नहीं कर पाते, कोचिंग में भी पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं और भी, तो उनके लिए तरीका है कि जैसे आप स्कूल बस में जा रहे हैं, मेट्रो से गुजर रहे हैं, उस टाइम आप इनकी ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो चला के आप इसके हर वर्ड को समझने की कोशिश करिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको और एनसीईआरटी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज दूसरे लेक्चर में। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक इसे कंप्लीट करूंगा, तीसरे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 1.6 कूलम्स लॉ। पेज खोल लीजिए और देखिए, पहले जैसे कूलम्स लॉ ने हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया कि चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं तो कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें सीख चुके हैं। हाँ, फोर्स एक्सर्ट करते हैं केवल ये, अब फोर्स कितना होता है ये समझाने की कोशिश करी गई। तो पहले कूलम्स ने बताया, जैसे न्यूटन ने दो मास के बीच में एक फोर्स बताया था ना बच्चों, क्या बताया था वो, F = G m1m2/r², है ना, पॉइंट मास हुआ करते थे। तो देखो यहाँ पे बोला गया पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किनको मानते हैं कि अगर चार्ज हैं उनके जो साइज है बच्चों, जो डिस्टेंस है ना, इसके रेस्पेक्टिव इनके लीनियर साइज, इनकी डायमेंशन, लेंथ, वो क्या हो, छोटी हो, तो इनको पॉइंट चार्ज मानते हैं। तो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स है, न्यूटन ने कूलम ने चेक किया कि चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। देखो, इट वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, देखो स्क्वायर, एंड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, और कौन सी लाइन के अलोंग लगता है, जिसके अलोंग चार्ज रखे हैं, जैसे ये रखे हुए तो फोर्स ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ अगर सिमिलर काइंड है और डिफरेंट काइंड है तो अंदर की तरफ लगेगा, अगर किसी की पोलैरिटी नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ लिखा है कि कूलम ने जो टॉर्जन बैलेंस का यूज़ किया था, जिसका यूज़ हमने कैपिटल G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया था, है ना, और कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं उसको, जिससे कैपिटल G की वैल्यू फाइंड हुई थी। आपको क्लास 11th में समझाऊंगा मैं, जब 11th का टॉपिक आएगा। तो उस डिवाइस से ये फोर्स वगैरह कैलकुलेट करे गए थे। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये आया, अब यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दो मेटेलिक स्फेयर, चार्ज मेटेलिक स्फेयर थे जिनके बीच में फोर्स फाइंड किया गया था। तो यहाँ समझाने की कोशिश करी गई है कि ये फोर्स चार्ज कैसे लिए गए होंगे बच्चों। जैसे आप सोचो कि दो चार्ज के बीच में फोर्स वेरी करा, ऐसे कुछ ग्राफ बन रहे थे। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ अलग से, कि जैसे ये Q1 Q2 का प्रोडक्ट और फोर्स, तो ये ग्राफ ऐसा बना था, और डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चों। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस के साथ हाइपरबोलिकली रिड्यूस होता है ऐसे। तो ये ग्राफ कैसे, मतलब चार्ज कैसे चेंज किए होंगे उन्होंने, तो यहाँ इस पैरा में लिखा गया है। देखो ये जो पैरा है ना, ये वाला, इसमें जो पॉइंट है ये सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक में। देखो कैसे, जैसे पहले किसी ने एक चार्ज लिया Q, ठीक है, और एक चार्ज लिया Q, इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम चार्ज बदलना चाहते हैं, तो कैसे बदलें, इसके साथ एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आओ, तो वो चार्ज आधा आधा शेयर हो जाएगा ना, Q/2 Q/2, इसके साथ भी कॉन्टेक्ट में लेके आओ, Q/2 Q/2। ठीक है, अरे माइक गिर गया। देखो बेटा, अब ये Q/2 हो गया और ये Q/2, इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करा। फिर अब इनके बीच में फोर्स है, अब इससे आधा करना है चार्ज, तो एक अनचार्ज बॉडी फिर ले आओ इसके साथ, तो Q/4 Q/4, तो 1/4 तो 1/4 रह जाएगा। फिर Q/4 Q/4 के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस सेम रखनी है। तो ऐसे इन्होंने कैलकुलेट किया, और ये ग्राफ कैसे बनाया, ये कैसे कैलकुलेट करा, चार्ज फिक्स कर लिया और डिस्टेंस को बढ़ाते गए। जैसे Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनकी डिस्टेंस बदलनी है, मैग्नीट्यूड सेम रखे, डिस्टेंस बदलते गए, फोर्स का ग्राफ बना के देखा, ये दिखाई दिया, तो इसी से लॉ बना। ठीक है, अब देखो इतनी बात समझ में आई। अब यहां बताया गया, कूलम्स लॉ इज सिंपली मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाज इनिशियली एक्सपेरिमेंटली अराइव्ड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड एज अबव, जो मैंने आपको समझाया।
while the original experiment established that it at macroscopic level, macro मतलब बड़े चार्ज के लिए, ठीक है, it has also been established down to a subatomic level r into 10 की पावर -10 मीटर। मतलब ये कूलम फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो गैप होता है बच्चों, इतना ही होता है ना, एटम का रेडियस होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी ये फोर्स कैलकुलेट किया गया तो सही पाया गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमें बताया गया कि जो फोर्स के अंदर फॉर्मूले में जो k है, जैसे यहां लिखे हैं हम F इक्वल टू k Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो ये k की वैल्यू हमारे यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करती है। लिखो k इज सो फॉर आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब जो हम अपने सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगी, जो हमने चूज करा है उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम SI सिस्टम में जाते हैं तो SI सिस्टम में k की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और अगर CGS सिस्टम में, आपने अलग से लिखा है मैंने, ये k की वैल्यू 1 होती है CGS सिस्टम में, तब चार्ज ESU में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, डिस्टेंस सेंटीमीटर में होती है और फोर्स डाइन में मेजर करते हैं, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ NCERT में से मेंशन नहीं किया जाता। हाँ, फिर हमें बताया गया कि ये जो k है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी जाती है, और इस चैप्टर में हम फोर्स जो लिख रहे हैं वैक्यूम के अंदर लिख रहे हैं, दो चार्ज के बीच में। अभी आगे चल के मीडियम में भी देखेंगे। यहाँ एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया गया कि इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट, जीरो की वजह से नॉट बोला। और इस पूरे की वैल्यू आपको बताया 9 इंटू 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला जरूर चेक कर लेना, बना लेना। ये होता क्या है, ये किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिससे कोई मीडियम दो चार्ज के बीच में चाहे अट्रैक्शन हो रहा है चाहे रिपल्शन, उसका अपोज करता है। मतलब वैक्यूम के अलावा हर मीडियम चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्शन का अपोज करता है। जैसे क्लास में जो टीचर होता है ना, दो बच्चे दोस्ती कर रहे हो आपस में तो भी वो मना करता है, लड़ाई कर रहे हो तो भी मना करता है, तो टीचर का काम है उन्हें रोकना इंटरेक्ट करने से, उसे अपनी ही बात बतानी है बच्चों को। तो ये ऐसे मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। फिर यही इस फॉर्मूले से 1 कूलम की डेफिनेशन आती है बच्चों। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये बात समझाने के लिए मैंने अब इसे समझाता हूँ। जैसे अगर किन्हीं दो चार्ज के बीच में आइडेंटिकल चार्ज एंड फोर्स हो जाए 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, हो जाए मान लो, और इसकी वैल्यू भी 9 इंटू 10 की पावर 9 है। चार्ज मैंने नहीं माना कितना है, डिस्टेंस मैंने r जो है मैंने 1 मीटर ले लिया, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये वैल्यू इससे कट गई, तो q स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो q इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 कूलम की डेफिनेशन लिखी हुई कि 1 कूलम चार्ज व्हेन, देखो 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 की पावर 9। देखो मैंने इस फोर्स को 9 इंटू 10 की पावर 9 मान के चला था ना मैं, तो Q की डेफिनेशन आ जाती है कि जब इतना कोई आइडेंटिकल चार्ज इतना फोर्स लगाते हैं 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे हुए, तो उसका मतलब उनके पास चार्ज कितना है, 1 कूलम, ठीक है। मजेदार बात है, ऐसी बातों पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हमें बताया गया कि भाई ये जो फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस वेक्टर को कैसे लिखा जाए, तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, इस सिंबल को देखो, तुम ऐसे लिखा हुआ ना डार्क में, इस F को देखो और इस F को देखो, है ना, ये डार्क में लिखा हुआ है। तो हमारा बुक्स के जो ऑथर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी को डार्क में लिखते हैं, ऐसे ये वेक्टर बन गया। अगर सिंपली F लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। जैसे वेक्टर को डिनोट करने के 3 तरीके होते हैं, ऐसे लिखो बार लगा के, या तीसरा तरीका होता है बेटा ऐसे। तो ये जो डार्क में लिखा जाता है ये बुक्स वाले यूज करते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको डार्क में लिखे हुए हैं ये एक्चुअल में वेक्टर है। जैसे R21 लिखा है, देखो ये, तो ये R21 वेक्टर है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को बहुत ध्यान देना है बारीकी से। अब देखो हमें कहा गया कि इस लाइन से सिंस फोर्स इज अ वेक्टर, तो वेक्टर में लिखा जाए। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी कि जैसे कोई R वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को R कैप से लिखते हैं, R कैप। तो कोई भी वेक्टर जो होता है, देखो R वेक्टर ऐसे लिखा मैंने, इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये रूल है भाई, है ना। तो देखो यहां मैंने, देखो एक इस बात को देखो, ये दो चार्ज हुए Q2 Q1, ठीक है, इनके बीच में फोर्स रिपल्सिव है, तो F21 वेक्टर मानो, ये दोनों वेक्टर में लिखे हैं, डार्क में लिखे हैं ना, तो वेक्टर है। तो यहां हमें बताया गया कि जो फोर्स होगा F21 का मतलब है बच्चों
फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 21 नहीं है ये। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स लिखना है। हमने यहाँ एक ओरिजिन मान लिया, रेफरेंस पॉइंट की ओरिजिन है, और एक चार्ज Q2 R2 पोजीशन पे रखा है और ये R1 पोजीशन पे रखा है। ठीक है, R21 क्या है बच्चों, इधर की तरफ जो एक वेक्टर जा रहा है ऐसे, मैंने उसको यहाँ अलग समझाने की कोशिश करी। देखो R1 वेक्टर ये है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, R2 वेक्टर ये है जहाँ Q2 रखा है, तो ऐसे बनाया मैंने, ये कहा R21। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग, एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग, R1 वेक्टर प्लस R21, हेड से फिर टेल शुरू करते हैं और फिर इनिशियल को जोड़ते हैं तो R2 आएगा ना, तो R21 आ जाएगा बच्चों R2 माइनस R1। ठीक है, तो R21 की वैल्यू आ गई R2 माइनस R1। इसका क्या काम होगा सर, देखो बेटा, ये मैंने यहाँ यही बात इन्होंने यहाँ समझाई, R21 होगा R2 माइनस R1, और R12 अगर कभी लिखना हो तो R1 माइनस R2, दैट इज R21। ये चाहे आप एरो लगा लो या डार्क में लिखें, वेक्टर है। ठीक है, ये जो मैंने अब समझाया। अब देखो जैसे यहाँ फोर्स, वही डायग्राम दोबारा है ये, अब मुझे फोर्स लिखना था बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, तो जैसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दो चार्ज हैं यहाँ पे। ठीक है, Q1 Q2 ऐसे लिखा, हम इस पे फोर्स देख रहे हैं तो F21 ऐसे होगा ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, R21 भी इधर ही होता है ना, तो इस डायरेक्शन को R21 कैप कहेंगे ना। हमने पढ़ा है कि कभी भी कोई वेक्टर लिखा जाता है तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू डायरेक्शन। ठीक है, तो F21 कैप क्या होगा, R21 कैप नहीं होगा बच्चों इसकी डायरेक्शन, और F21 वेक्टर क्या होगा बच्चों, बताओ इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो दो चार्ज रखे हैं यहाँ पे, ये वाले, इनके बीच में डिस्टेंस है बच्चों R21 मान लिया हमने, तो फोर्स क्या लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा K दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू डायरेक्शन करती तो ये वेक्टर बन गया पूरा F21 वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, समझ में आया बच्चों। सर इससे क्या फायदा हुआ, हमें ये बात पता लगी एक तो यहाँ कि ये, हाँ इसमें थोड़ा गौर करना है कि यहाँ चार्ज का बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे गलती हो जाती है बच्चों की, यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं रखना, साइन रखना है। -2 कूलम है तो -2 कूलम रखोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ बताया गया कि अगर Q1 Q2 दोनों के साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो F21 क्या होगा, R21 के लॉन्ग, यानी कि फोर्स रिपल्सिव होगा बाहर की तरफ, है ना ऐसे। लेकिन अगर Q1 Q2 में से किसी का साइन नेगेटिव हो गया तो फोर्स अंदर की तरफ आएगा, भाई माइनस हो जाएगा, तो बाहर की तरफ R21 है तो अंदर की तरफ क्या होगा, -R21। तो अगर मैं यहाँ किसी एक का साइन, ऐसे सोचो, किसी एक का साइन अगर मैं माइनस रख दूंगा, ऐसे मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस इसके पास माना जाएगा ना R21 के, तो फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा। ये बात समझाई गई है इन पॉइंट्स में। ठीक है, अच्छा, और फिर बताया गया कि अगर हम F21 की बजाय, अगर हम F21 की बजाय F12 पता करें, F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो बताया गया कि 1 को 2 से इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो F12 इंटरचेंज कर दिया हमने, देखो 2 1 की जगह 1 2 कर दिया, है ना, तो बन गया ये। और हमें देख के वेक्टर वाइज हमें पता लग रहा है कि बस माइनस का अंतर है, अगर मैं माइनस पुराने वाले इस वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें माइनस कर दूं, ठीक है, तो R21 माइनस R12 क्या होता है, R21 माइनस अगर कर दो तो R12 वेक्टर बन जाता है, उल्टा वेक्टर। तो देखना ये -F21 आ गया। इस बात से ये भी पता लगा कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी कि हर एक्शन का इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन वाली बात से पता लगा। जैसे स्कूल में एक नंबर में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो आप बताओगे इट रिप्रेजेंट दैट कूलम फोर्स फॉलो, कूलम्स लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो 1 से 2 को रिप्लेस करा, एक बच्चा कह रहा है सर इस वाले 1 को 2 से रिप्लेस करो, तो ये बदतमीजी है ना। अब देखो इसके बाद बच्चों हम यहाँ पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम इफ द चार्ज प्लेस इन मैटर ऑफ इंटरवेनिंग स्पेस हैज मैटर, सिचुएशन गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स। इसलिए हम ये बात अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब कहा कि अगर किसी और मीडियम में रख दे तो उसमें भी तो चार्ज हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, तो कहा कि ये अगले चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल है, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। इसमें सिखाया गया है कि कूलम फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितने टाइम्स ज़्यादा है ना, 10 की पावर 39 ऐसे, ये खुद करो। अब एक क्वेश्चन ये दिया गया कि चार्ज बदला, मैग्नीट्यूड बदला, ऐसा कुछ। अब इधर आ जाओ, अब क्वेश्चन आया कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अगर हमने दो चार्ज के बीच में तो कैलकुलेट कर लिया, अगर बहुत सारे चार्ज हो तो क्या करेंगे बच्चों,
तो हमें बताया गया कि बेटा फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस दैट ड्यू टू द अदर चार्जेस। मतलब जितने फोर्स और चार्जेस की वजह से लग रहे हैं सब की वजह से कैलकुलेट करना है। और एक और बात, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब जो उनके, मान लो दो चार्ज के बीच में कोई फोर्स लग रहा था, आपने तीसरा चार्ज और ले आए, तो तीसरे चार्ज की वजह से हर चार्ज पर अलग फोर्स लगेगा, लेकिन उनके बीच में जो, मान लो यहां पे मैंने बनाया, एक एग्जांपल देता हूं इस लाइन को समझाने के लिए, जैसे Q1 ये Q2, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है F, ठीक है, अच्छी बात है। अब तुम यहां चाह के Q3 ला के रख दो, तो Q3 की वजह से इस पे नया फोर्स होगा, इस पे नया होगा, लेकिन इनके बीच का जो Q1 Q2 का जो फोर्स है ना F, वो नहीं बदला, वो सेम रहेगा। नया फोर्स कुछ और होगा, लेकिन ये जो फोर्स है पहले से लग रहा था Q2 Q1 की वजह से, वो यही रहेगा, सेम रहेगा। Q3 की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग जाएगा, मान लो F डैश मान लो से, लेकिन ये F तो उतना ही रहा ना, ये भी सुपरपोजिशन का हिस्सा है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपको 11th में भी समझाई गई होगी, ठीक है। तो यानी कि अब हमें यहां दिखाया गया कि बेटा देखो, अगर मान लो ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर दो चार्ज हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस है, Q3 है ये, और ये Q2 है, तो Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा था F12 लगा दिया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और 3 से 1 पे जो लग रहा था F13। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे ये 20 न्यूटन हो मैग्नीट्यूड वाइज और ये 30 न्यूटन हो, तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो एक एवरेज बच्चा क्या सोचता है, भाई 20 + 30 कर दो, कितना हो जाएगा? 50। ये बदतमीजी है, ऐसा नहीं करना। यहाँ क्या बताया गया है, वेक्टर सम लेना है, वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं, वेक्टर के साथ जोड़ना है। वेक्टर क्या होते हैं भाई, दो वेक्टर हो और उनके बीच में एंगल 90 हो तो a² + b², और वैसे क्या होता है a² + b² 2ab cos थीटा। तो इन दो का वेक्टर सम लेके आप रिजल्टेंट बनाओगे ना, जैसे याद करो ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाए थे आपको 11th में, तो इस तरीके से वेक्टर सम लेना है आपको, ठीक है, वेक्टर सम। अब जैसे इसी एग्जांपल में यहाँ बताया गया कि देखो ये दो फोर्स है, एक ये आया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और एक ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तो यहाँ हमने इसे ऐसे जोड़ दिया। आपको ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है, अरे सर ये आपने ना सिंपली जोड़ रखे हैं 10 + 20, ना भाई ये वेक्टर सम है सिंबॉलिकली, तो ये जोड़ेगे नहीं गए, सिंपली वेक्टर समेशन लेना है इनका, इनके बीच के एंगल देखना है जब न्यूमेरिकल करोगे आप, है ना। और समझाया बच्चों। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर ज्यादा चार्ज हो तो क्या करना है, इतने सारे चार्ज का, तो देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया डायग्राम में, जैसे पहले Q1 था तो Q2 की वजह से फोर्स आया F21 और 3 की वजह से इस पे फोर्स लगा F31, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करा तो कुछ ऐसे आया बच्चों, ठीक है, ये वाला। फिर 4 की वजह से लगा ये, इन दोनों का रिजल्टेंट कराया तो ये आया, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन से कैंसिल हो गए, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी। अब 5 की वजह से जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो इधर की तरफ, अब ये दो फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो नेट फोर्स ये आया, ठीक है, Q1 पे। तो मतलब ये बताया गया है कि भाई फोर्स 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाएंगे आप, ठीक है, सुपर सबको जोड़ते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि वेक्टर सम लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि यूज बाय पैरेललोग्राम लॉ, मैंने जो भी बताया था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब इसी बात को मैं समझाने के लिए यहाँ एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये सोल्ड एग्जाम्पल कराना जरूरी है। जैसे यहाँ चार्ज Q रखा है, यहाँ एक Q रखा है, यहाँ एक Q रखा है, तो इसकी वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल रेजिस्टेंस R है, यहाँ एक चार्ज कैपिटल Q रखा है, देखो ये, इस पे फोर्स बताना है। तो जितना फोर्स यहाँ से F लगेगा इतना इधर से F लगेगा, इतना ही F लगेगा इधर। तो एक बच्चे को लगता है कि सर ये ना 3F हो जाएगा, नहीं बेटा, वेक्टर सम लोगे आप। अब वेक्टर सम कैसे लोगे, आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या करा, पहले इन दो का सम लिया ऐसे, फिर वो इसके बराबर आ गया तो नेट फोर्स 0। जो तरीका आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा वो वेक्टर सम से लगाओ, बस ये 3F नहीं लिखना, नेट फोर्स इस पे 0 आएगा। कैसे 0 आएगा ये आप करो खुद सॉल्व, ठीक है, अपने टीचर्स की मदद लो, क्योंकि अगर ऐसे बहुत टफ हो जाएगा बच्चों। अब एक ही क्वेश्चन ये दिया, इसमें बहुत सारे चार्ज थे ऐसे अलग अलग, और लास्ट स्टेप में बताया गया कि इन तीनों का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, ये वेक्टर सम है बच्चों, वो 0 होता है। तो ये कॉमन सेंस है बच्चों, किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल फोर्स होता है ना, जैसे Q1 है, ये Q2 है, तो अगर ये रिपल्सिव है तो भी इक्वलेंट अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि, एक बात ध्यान देना, जैसे मैं कहूँ कि Q1 बड़ा है Q2 से, तो बताओ कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बेटा ये इक्वलेंट अपोजिट फोर्स लगाते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा छोटा चार्ज, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है, ध्यान रखना है, समझ में आया। अब देखो, अब आ गए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे।
यहाँ हमें बताया गया कि मान लो एक चार्ज है बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट P लिया हमने r वेक्टर डिस्टेंस पे, ठीक। हमने यहाँ एक चार्ज रख दिया Q, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, अभी पढ़ गए हम, कूलम फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, तो यहाँ कुछ बचेगा? सोचो बेटा, जैसे आपने बल्ब जला रखा है कमरे में, आप बैठे हो तो आपको लाइट फील हो रही है, आप चले जाओ तो क्या बल्ब की लाइट नहीं होगी? वहाँ होगी ना। इसी बात को समझाने के लिए पूरा पैरा लिखा गया है कि हमें यहाँ फोर्स से ज़्यादा एक वर्ड पे फोकस करना होगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड। कि यहाँ कोई फील्ड है, इस चार्ज का यहाँ असर है, कि अगर कोई भी, इस कैपिटल Q का यहाँ असर है, अगर कोई भी चार्ज यहाँ ला के रखा गया तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो उसको समझने के लिए हमें बताया गया कि एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे है, देखो मैंने यहाँ चार्ज Q रख दिया, अब इस डायग्राम में ऐसे सोच लो, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो ये होगा, ठीक है, K दैट इज Q बाय R स्क्वायर, R है डिस्टेंस और साथ में डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर रखी है। डायरेक्शन क्या है? जिधर की तरफ, ऐसे, ठीक है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ। चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो अंदर की तरफ हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ माइनस करते ही डायरेक्शन अंदर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो ये बात समझाएगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड अब यहाँ आएगा जो समझाएगा कि यहाँ फील्ड है, ना कि इस बात पे फोर्स। यहाँ कुछ है ही नहीं अभी, तो फोर्स का तो मतलब ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कुछ असर तो है ना किसी बात का, तो वो असर जो है वो फील्ड है, ठीक है। अब देखो उसी बात को आगे धीरे धीरे कैसे समझेंगे हम। द वर्ड फील्ड सिग्निफाई हाउ सम डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी विच के मे बी स्केलर और वेक्टर वेरीज विद पोजीशन। मतलब फील्ड मतलब है कि कोई क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है, वो स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, कि एक जगह से दूसरी जगह तक अलग अलग पोजीशन पे इसकी वैल्यू अलग है। भाई किसी चार्ज के जितना पास जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, जितना दूर जाओगे फोर्स कम होगा, तो उसका फील्ड ज़्यादा पास जाते हैं बढ़ता है। इसी बात को समझाने की कोशिश करी और कहा कि अगर देखो, अगर हम कूलम फोर्स लिखते हैं इन दो चार्ज के बीच में, यहाँ मैं एक चार्ज Q रख लूँ, ये कैपिटल Q है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये होगा नहीं होगा? अब आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू अगर मैं इसमें से इतना लिखूँ, ये तो E है जो हम यहाँ पर देख के आए हैं, है ना, तो E ये पूरा हो गया E और ये Q, तो ये F इक्वल टू Q ही हो जाएगा नहीं? तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा? फोर्स, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब अच्छा एक बात और, यहाँ ये क्लियर हुआ। अब इस क्वांटिटी E को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और SI यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और भी यूनिट है वो अगले पार्ट में देखेंगे। अच्छा अब यहाँ हमें बताया गया कि वी कैन इन्फेयर दैट इफ Q इज यूनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। अगर देखो ये Q1 हो जाए इसी में, इसी फॉर्मूले में, तो Q1 हो जाएगा तो F E के बराबर नहीं हो जाएगा? भाई Q1 करो, ऊपर के बराबर हो गया। देखो ये थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, ऐसे सोचो, अगर मैं इस Q को 1 कर दूं तो ये फॉर्मूला सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के बराबर नहीं हो गया? तो यानी कि अगर ये यूनिट चार्ज हो तो फॉर्मूला, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट एनी पॉइंट in the space may be defined as the force on a unit positive charge would experience if placed in at that point। मतलब किसी उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस पर जो कूलम फोर्स लगेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। और जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज सोर्स चार्ज, और जो ऑब्जर्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है। सर टेस्ट चार्ज के बारे में एक बार सोचो, यहाँ एक पॉइंट लिखा गया कि जो टेस्ट चार्ज है, मान लो चार्ज Q है, अगर यहाँ हमने टेस्ट चार्ज रखा तो ये भी तो फोर्स लगाएगा इधर, तो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा मानते हैं, स्मॉल, बहुत स्मॉल। तो यहाँ लिखा गया कि टेंस टू 0 इसकी वैल्यू, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब समझाया बच्चों? अब यहाँ अगली लाइन में लिखा गया, देखो कि अब ये डिस्टर्ब करेगा इस चार्ज को, तो हमने इसको छोटा और छोटा छोटा मान लिया। लेकिन अगर आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो आपने छोटा मान लिया, ये बहुत छोटा चार्ज है ना, और ये स्टेशनरी है, बट डिस्टर्ब तो कर सकता है, इसको चला सकता है। तो बताया गया कि जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम ऐसे और सिचुएशन आएंगे, जैसे एक चार्ज प्लेन शीट रखी, इस पर पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, यहाँ एक चार्ज Q रख दिया, तो इस पर फोर्स लगेगा इस शीट पे, इसकी वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, ये टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ फोर्स लगेगा। तो दौड़ जाना चाहिए, रुकता क्यों है?
तो हमें बताया गया कि और भी बहुत सारे फोर्स होते हैं इस ऑब्जेक्ट के खुद के जो इस चार्ज को होल्ड रखेंगे, है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं होने, मतलब चलने नहीं देंगे, इक्विलिब्रियम में रखेंगे। ठीक है बेटा, ये बात हमें समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ सेकंड पॉइंट, अब फर्स्ट पॉइंट तो हमने समझ लिया भाई, अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था पिछला, ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट से ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी जा रही है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू दो डिफाइंड ऑपरेशन इन टर्म ऑफ सम टेस्ट चार्ज क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। देखो कैसे, हमने पढ़ा ई एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ अपॉन क्यू। तो एफ अपॉन क्यू मतलब ये जो सोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, मतलब टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे डिपेंड करता है, ओनली कैपिटल क्यू पे, और साथ में डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। और जैसे कोई चार्ज रखा है तो हर डायरेक्शन में होता है बच्चों, ये हर डायरेक्शन में। 3D सिस्टम दिल का ना, 3 डायमेंशन सिस्टम, कैसे चार्ज ऐसे रेडियली आउटवर्ड जाएगा हर डायरेक्शन में, ठीक है, तो 3D होता है। अब तो यहाँ तो एक प्लेन में दिखता है, तो चार्ज एक्चुअल में हर तरफ जा रहा होता है, आगे पीछे ऐसे चारों तरफ, ठीक है, तो 3D सिस्टम होता है। अब यहां बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बच्चों फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा ऐसे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज से उसकी तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर, ठीक है। दस द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। मतलब ये समझाया गया कि इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री। इसका मतलब जैसे तुमने एक चार्ज लिया ये क्यू, इससे आर डिस्टेंस इधर सोच लो, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, आर डिस्टेंस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है, इधर लो, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन सब पॉइंट को जोड़ना। तो ये ऐसे एक प्लेन में नहीं है कि सर्कल बनेगा, ये ऐसे होंगे चारों तरफ ऐसे, तो इनको जोड़ोगे तो स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी, ये बताया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यही सिंपल सी बात जो भी हम पढ़ के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन फॉलो करता है। मतलब यहां भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर सम लिया जाएगा। देखो, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी दिस। मतलब इस पूरे पैरा में समझो, जैसे एक चार्ज Q1 है, ये है ना, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इसके रेस्पेक्ट में एक पोजीशन बनाई गई R1P, मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, ठीक है। उल्टा बोलेंगे, पोजीशन ऑफ चार्ज पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 1, ठीक है। ऐसी इसकी पोजीशन R3P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बच्चों विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 3। तो जैसे मैं 1 पे पता करने जा रहा हूँ, 1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन होगी आगे की तरफ। तो हमने क्या किया, यहाँ देखो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था E1 और इस 2 की वजह से था E2, तो इनका रिजल्टेंट ये आया E12। ऐसे E12 आ गया, फिर 3 की वजह से वेक्टर था ऐसे रिजल्टेंट, तो इन दोनों का सॉल्व करके बच्चों ये आएगा रिजल्टेंट, ये वाला, ठीक है। इसको बोलेंगे 1-2 का रिजल्टेंट प्लस 3 का। अब ये 3 का आ गया, साथ में यहाँ एक 4 रखा है इसका, तो इन 2 का रिजल्टेंट कैसे आएगा बच्चों, ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से। ऐसे नहीं होता था, ये वाला देखो, ये 4 वाला और ये इनका रिजल्टेंट ऐसे, तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आ गया, ये वाला, सबकी वजह से, ठीक है। ये सिखाया गया, और इसी को यहाँ देखो लिखा गया है कि देखो वेक्टर सम लेंगे सारे फील्ड का, वेक्टर सम, सिंपली नहीं जोड़ रहे हैं इसको, वेक्टर सम 2 + 2, यहाँ 0 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2√2 भी, डिपेंड करता है एंगल पे। ऐसे सोचो a² + b² 2ab cos θ, ये चल रहा है, ठीक है। आपके टीचर ने सिखाया होगा आपको कि रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, तो वो बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो, E is a vector quantity that varies from one point to another point in the space and determined from the position of source charges। दोबारा रिपीट करी ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, NCERT वालों ने रिपीट करी इस बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन आया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो बेटा, हम तो फोर्स से भी काम चला सकते हैं जैसे लिखा है, ठीक है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट को क्यों लेके आए हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखें तो कोई खास जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कैसे इजी हो जाते हैं, जैसे देखो
मैं ये कह दूं कि यहाँ पे ना इस पॉइंट पे 1 कूलम पे रखे हुए चार्ज पे जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये कि 1 कूलम पे लगने वाले चार्ज का। तो इस जगह कोई लाके 10 कूलम भी रखेगा तो मैं 10 कूलम में ये 20 मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 कूलम पे 20 है तो 10 कूलम पे कितना होगा 10 इंटू 20। अगर कोई यहाँ 30 कूलम भी इस जगह ला के रखेगा तो 30 इंटू 20 करता जाऊंगा। तो ईजी नहीं हो गया, नहीं तो कूलम फोर्स हर बार कैलकुलेट करना पड़ता मुझे। ठीक है बेटा, अब देखो ये कन्वीनियंट हो जाता है। अब लेकिन यहां क्वेश्चन है कि तो फिर जरूरत क्या थी, तो क्या एक ब्रेक ले लें, वाटर ब्रेक। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट नेसेसरी। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पूरे स्पेस में फैला होता है चार्ज, है ना, और ये बताता है कि यूनिट पॉजिटिव पे इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, जो भी सिखाई थी आपको। ठीक है, अच्छा, टर्म फील्ड इन फिजिक्स इज जनरली रेफर टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अभी पहले भी पढ़ी हमने पिछले पेज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज फोर्स वेक्टर था। ठीक है, ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाउएवर इमर्ज ओनली व्हेन वी गो बियॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डील विद द टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना। कैसे सर, जैसे दो चार्ज हैं Q1 और ये Q2। बेटा कोई भी मैसेज जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो सबसे तेज कैसे जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये इंट्रैक्शन है। तो इस चार्ज ने जब इस पर फोर्स लगाया होगा तो अपना एक फील्ड भेजा होगा ना, कितनी स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से। सोचो भाई, ऐसे थोड़े कि एकदम आए और फोर्स लग गया। जैसे हम सन को देखते हैं तो सन के साथ हमारी इंटरेक्शन हो रहा है, वो 10 मिनट 8 मिनट लेट होता है क्योंकि सन की लाइट हमारी तक आती है। ऐसे ही चार्ज भी की जो कूलम फोर्स है ये भी इंटरेक्शन है, ग्रेविटेशन फोर्स भी इंटरेक्शन है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से होता है। यानी कि यहां से यहां तक जाने में एक फील्ड पैदा हुआ, वो फील्ड फोर्स पैदा करेगा Q2 पे, और ऐसे Q2 ने भेजा Q1 की तरफ एक फील्ड, वो भी फोर्स पैदा करेगा Q1 पे। ठीक है, तो इक्वल टाइम में होगा, लेकिन कुछ पहले शुरुआत किसकी हुई, एक फील्ड की, है ना कि फोर्स की। इसलिए फील्ड का इंपॉर्टेंस है, फील्ड वर्ड की। और हमें बताया गया कि आगे चल के हम जब एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होंगे, मतलब हम यहाँ एक्सीलरेटेड चार्ज की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसे कोई चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है जो प्रोपेगेट करती हैं, जिनकी वजह से आज ये कैमरा आप तक क्लास जा रही है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहाँ फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ या फोर्स, बताओ। आप पढ़ रहे हो, क्या फोर्स से कोई लेने देना नहीं, आप तक फील्ड आई, एनर्जी आई, तो ये एनर्जी है बच्चों। और ये फील्ड अपने आप में एक अलग फिजिकल एंटिटीज बन जाती है, जिसकी अपनी एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे उसके मतलब केवल ये नहीं कि मैथमेटिकली दिखते हैं, हम फील्ड को मैथमेटिकली लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे आप जब पढ़ोगे अगली क्लासेस में तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे वेरी करता है कुछ। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ये इनके अपने लॉ हैं, प्रोपेगेट कैसे करती हैं, क्या लॉ है, ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर सकती है, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो फील्ड की ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगा जब हम आगे अगले चैप्टर में जाएंगे। अभी तो हम ये देखते हैं कि कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसके बारे में लिखा कि भाई ऐसे एक सोर्स बन सकता है कि जो स्विच ऑन कर सकते हैं फील्ड को और ऑफ कर सकते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया ना कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, इसको ऑफ कैसे करें, तो नहीं कर सकते ना भाई। Q2 पे फोर्स ऑफ कर सकते हो नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे आप तक सिग्नल जा रहे हैं। अगर मैं यहीं अभी लाइव क्लास चल रही होती, अगर मैं इसे ऑफ कर देता तो क्या आप तक सिग्नल जाता? तो फील्ड एक बड़ा वर्ड हुआ, ना कि फोर्स। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था ये फैराडे हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, जो आज तक भी बड़ा वर्ड है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे पहुंच गए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमें बताया गया कि जैसे एक चार्ज है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर घटता जा रहा है। इंट्रैक्शन कैसे भाई, कोई चार्ज आप यहाँ ला के रख दोगे इस चार्ज के पास, तो जो चार्ज होगा यहाँ पे फोर्स ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो अगर मैं इसे वेक्टर बनाऊँ तो देखो इन्होंने दिखाया कि हर पॉइंट पे बड़ा वेक्टर दिखा रहे हैं, बड़ा फील्ड है, फिर और दूसरे पॉइंट पे और छोटा होता जा रहा है बच्चों, इसके बाद और छोटा, फिर छोटा, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज कर रहा है। अब ये हर जगह होगा, हर जगह एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा, तो गैप बहुत कम होगा।
तो इसको सीधे मिला के एक लाइन बना देंगे तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। एक लाइन पूरी बना दी, क्योंकि छोटे छोटे वेक्टर बनाना हर जगह होंगे ना, ऐसे तो नहीं है बीच में गैप है कि खाली होगा, वहां पे भी फील्ड होगा, हर जगह होगा फील्ड, तो इसलिए इसे कंटिन्यूस जोड़ देंगे, तो कंटिन्यूस जोड़ने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, द एरो पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट अ फील्ड लाइन। समझ में आया बच्चों? यही बात इस पूरे पैरा में दे रखी है और पूरा आप समझ सकते हो। यहां अब देखो ध्यान से, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर नियर द चार्ज। डेंसिटी देखो, यहाँ डेंस, ये क्लोज आ रही है ना लाइन, यहाँ दूर गैप बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे डेंसर है ना, और यहाँ पे इनके बीच में गैप कम हो रहा है, तो जहां डेंसर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, हम पढ़ के भी आए हैं। ठीक है, ये बात समझाई। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन एक आता है कि भाई कोई एक आदमी ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा लाइनें खींच ले, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसे खींचते जाओ, समझ रहे हो? रिलेटिवली देखना है, यहां ज्यादा लाइन है कुछ एरिया में और वहां कम है, तो इसका मतलब डेंस कंपेयर करना है रिलेटिवली, तो इसका मतलब यहां फील्ड ज्यादा है और यहां कम है। आपको कि सर यहां ज्यादा बना दी लाइन, जो पहले यहां थी वो यहां आ गई, इन दो पॉइंट में कंपेयर करने के लिए हम फील्ड लाइन यूज करते हैं। एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आएगा। देखो, जैसे मैंने ये लाइनें बना दी, तो इस पॉइंट से यहां कोई एरिया बनाया, यहां से दो लाइन गुजर रही थी, अब और यहां पे यहां गैप देखो, यहां डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, ऐसे लाइनें नहीं देखना, यहां गैप है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पे जो फील्ड है वो यहां ज्यादा फील्ड है और वहां कम है ना। मैंने क्या काम करा, अब और लाइनें बनानी शुरू कर दी, तो यहां गैप कम कर दिया ना इस जगह, तो इस जगह गैप कम कर दिया, तो क्या ये वाला फील्ड वहां चला गया? नहीं, यहां में बताया गया कि ये ना रिलेटिव वर्ड यहां पे यूज करना है। देखो कहीं पे लिखा होगा, कोई एक लाइन मिस हो गई शायद, बट द नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैन बी ड्रॉन इन एनी रीजन। जैसे ये बताया, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लाइन इन डिफरेंट रीजन विच इज इंपॉर्टेंट, मतलब रिलेटिवली देखना है आपको, यहां गैप कम है वहां ज्यादा है, इसलिए ऐसा फील्ड वीक हो रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अच्छा, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा। जैसे हमें बताया गया कि हम ये जो डायमेंशन डायग्राम बना रहे हैं, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशन होती है, ऐसे स्फेरिकल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब एक बात और सोचो, if one wishes to estimate the density of field line, one has to consider the number of field line per unit cross-sectional area perpendicular to the lines. Since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge and the area enclosing the charges increases as the square of the distance, the number of field line crossing the enclosing area remains constant. सर ये क्या मतलब है इसका? Whatever may be the distance from the area of the charge. जैसे देखो, जैसे ये चार्ज है कोई, मैंने इसकी वजह से एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने एक स्फीयर से बंद कर दिया, देख रहे हो बच्चों, स्फीयर से बंद कर दिया, इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr², है ना। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये, इनको मल्टीप्लाई करना जरा, देखना जरा, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो r² से r² कट जाएगा, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी कि ये क्वांटिटी एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी पूरे, कहीं पे भी चले जाओ आप। कैसे? देखो मैं इसको और ग्राफिकली समझाता हूँ आपको। मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ऐसे सोचो, ठीक है, ये जो सरफेस बनाया, इससे कितनी लाइन जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं ऐसा दूसरा स्फीयर बना दूँ बड़े रेडियस का, तो सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब कहीं चले जाना, कितनी दूर तुम, ये लाइनें सेम रहेंगी। यहीं से एक वर्ड का नाम शुरू होगा, एक वर्ड मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज फ्लक्स, अभी आने वाला है वो, ठीक है, उसकी फील्डिंग हो रही है ये। देखो, तो ये बात बताई गई कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसेस द एनक्लोजिंग एरिया रिमेन्स कांस्टेंट वट एवर मे बी द डिस्टेंस ऑफ एरिया फ्रॉम द चार्ज। कितनी दूर एरिया बना लो आप, सबसे लाइनें सेम रहेंगी, ठीक है। अब देखो, अब we started by saying that the field line carrying information about the direction of electric field at different point in space, having drawn a certain set of field lines, the relative density of the field line is different
पॉइंट्स इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट्स। जो भी आपको बताए कि भाई अगर आप ये लाइन बना रहे हो, देखो यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो फील्ड इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। द फील्ड लाइन्स क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्पेस अपार्ट वेयर इज वीक। लाइन ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होंगी, जैसे यहाँ देखो इस डायग्राम में, यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और यहाँ कम अपार्ट हो रही है तो कम फील्ड होगा। इसी बात को देखो इन्होंने क्या किया, एक डायग्राम लिया, इसमें दो एरिया, एक सेम एरिया है, देखो ये आर पॉइंट पे और सेम एरिया मैंने एस पॉइंट पे लिया, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो इससे कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 1 2 3 लगभग, और इससे कितनी पास हो रही है, बहुत, 1 2 1 पास हो रही है। तो बताया कि देखो सेम एरिया से यहाँ ज़्यादा लाइन पास हो रही है, यहाँ कम, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिस थ्रू द यूनिट एरिया, ठीक है, समझ में बात। अच्छा, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड, अब ये बात हमने देखा कि यही जो मैंने दो एरिया लिए, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन अवर पिक्चर कटिंग द एरिया एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दीज पॉइंट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा लाइन इस एरिया को कट करेंगी उतना ज़्यादा फील्ड है, ठीक, ध्यान में आई बात बच्चों। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एरिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल होगी। ये हम अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ के आए हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा, समझ में आई बात बच्चों, एन अपॉन एन है नंबर ऑफ फील्ड लाइन, ठीक है, और नीचे है ए एरिया, मतलब मैं यहाँ साफ साफ लिखूँ एन अपॉन ए, ऐसे, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू अ एरिया। अब देखो, टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ field line on the area rather than the solid angle subtended by the area element, let us try to relate area with solid angle in generalization form। अब तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये solid angle का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों। देखो यहीं पे हमें एक 11th क्लास में हम solid angle पढ़ के आए थे, आज हमें उसकी ज़रूरत है, आज हम उसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो पहले मैं आपको प्लेन एंगल समझाता हूँ। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे कोई भी आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल बनाती है, जैसे ये थीटा है, ये लेंथ है और ये आर है, तो इसको बोलते हैं एल बाई आर, ठीक है। डेल्टा एल बाई आर भी लिख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है इस लाइन में, यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं बेटा प्लेन एंगल। ये रेडियन में मेजर होता है ना। और मैक्सिमम कितनी आर्क एंगल बना सकती है, तो पूरा सर्कल बन सकता है, तो मैक्सिमम एंगल 4 पाई हो सकता है ना। तो लेंथ कितनी हो सकती है, 4 पाई आर, सरकमफ्रेंस अपॉन आर। तो सबसे बड़ा एंगल कोई आर्क कितना बना सकती है, 4 पाई। तो ये तो हुआ प्लेन एंगल। साथ साथ यहाँ बताया गया कि एक सॉलिड एंगल वर्ड भी होता है। अब वो क्या है भाई, लाइन जो एंगल बनाती है, जैसे उंगली है मेरी, ये आर्क जो एंगल बनाएगी दैट इज सॉलिड प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल होता है बच्चों, कोई सरफेस कितना एंगल बनाता है, जैसे ये कोई सरफेस है, जैसे मेरा हाथ आपकी आइज पे जो एंगल बना रहा होगा, तो ये एंगल को बोलते हैं बच्चों सॉलिड एंगल। और ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये 3D सिस्टम को समझने का है। ये हो जाएगा डेल्टा, एंगल का सिंबल होता है ऐसे, रो वाला सिंबल होता है ये मान लो सरफेस एरिया है और इसका सेंटर से रेडियस है आर। कोन बनता है ना, जैसे कोन की तरह है ये, तो डेल्टा ओम, मतलब ऐसे लिखा हमने, डेल्टा ओमेगा बोलते हैं इसको, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल है बच्चों, ठीक है, डेल्टा एस बाय आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब देखो क्लियर है बेटा। अब जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट इज, अभी हमने ऐसे नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा था, एन अपॉन डेल्टा एस था ना। तो डेल्टा एस को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सोचो, डेल्टा एस को मैं लिख सकता हूँ अभी इस फॉर्मूले से, एन डेल्टा एस डेल्टा ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो देखो अब यहाँ एक बात समझाई गई कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया, गिवन एरिया अपॉन सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, है ना। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जरा इधर चलो, ऐसे लिखना थोड़ा गलत हो जाता है, ऐसे प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। अभी इक्वल टू की बात अभी इन्होंने नहीं बताई। जैसे देखो यहाँ 2 सॉलिड एरिया हैं, ये थोड़ा टाइम लगेगा इसे सीखने में बच्चों। जैसे एक सॉलिड एंगल ये है और एक सॉलिड एंगल, एक सॉलिड सरफेस, मतलब एक सरफेस ये है ऐसे प्लेट की तरह, एक ऐसे। क्या दोनों का सॉलिड एंगल सेम नहीं है, दोनों सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं ना, सेम बना रहे हैं भाई।
क्या दोनों से लाइन जो पास हो रही है वो सेम नहीं है? जितनी लाइनें इससे पास हो रही हैं उतनी इससे पास हो रही हैं। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? तो देखो ये बताया गया कि जो लाइन, नंबर ऑफ लाइन और ये सेम है, तो ये हमेशा सेम रहता है, ये पूरा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एरिया और उसका सॉलिड एंगल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? आर स्क्वायर के, आर के ही डिपेंड होगा। देखो यही बात यहाँ समझाई गई। एंड सिंस एन एंड डेल्टा ओमेगा आर कॉमन, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्लियरिटी क्लियरली हैज अ 1/r² डिपेंडेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई हमें यहाँ से। अब धीरे धीरे हम फ्लक्स की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। अब देखो हमें बताया गया कि यहाँ जो वर्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक में भी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कुछ किताबों में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जाता था इसको। फैराडे शुरू में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ऐसा सोचा जाता है कि अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो जिस रास्ते को फॉलो करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। लेकिन मैग्नेटिक चार्ज पॉसिबल नहीं है बच्चों, जहाँ मैग्नेटिक चार्ज अकेला एक पोलैरिटी का नहीं हो सकता। जैसे अकेला पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मैग्नेटिक चार्ज में दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ, तो अकेले एक नेचर का चार्ज पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक में। तो इसलिए वहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलना अच्छा नहीं रहता, इसलिए हर जगह फील्ड लाइन वर्ड यूज होता है। ठीक है, और एनसीईआरटी में तो फील्ड लाइन, आप दूसरी बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा कुछ लिख सकता है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से हमें क्या समझाया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर thus a way of pictorially mapping the electric field around the configuration of charge। मतलब ये कहा गया कि मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी वजह से आपने फील्ड दिखाया कहीं, जैसे ऐसे है, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो टेंजेंट डालनी है आपको। वो टेंजेंट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट मान लो पॉइंट बी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी तो यहाँ पे टेंजेंट डालो, तो ये बी पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और ये बताया गया कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकती है, तो इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात पता लगी। और फिर बार बार ये समझाया जा रहा है कर्व इन 3 डायमेंशन। ये कर्व 3 डायमेंशन होती हैं स्पेस में, पूरे चार्ज के चारों तरफ ऐसे फैली होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये हमें कुछ ये डायग्राम है जिनमें हमें बताया गया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होंगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ आएंगी इनवर्ड, है ना, इन्फिनिटी से एंड होंगी इसकी तरफ। अच्छा, ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक इन चार्ज फ्री रीजन, जहाँ चार्ज ना हो कोई और, जैसे एक चार्ज है इसकी वजह से तो कंटिन्यूअस कर्व होंगी। क्योंकि सर क्या अगर चार्ज आ जाए तो डिसकंटिन्यूट हो सकती है? हाँ बेटा, जैसे मेटेलिक स्फीयर चार्ज स्फीयर रख दिया तो इसके बीच में लाइनें नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ लिखा गया कि इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिना ब्रेक की होती हैं, शुरू हो जाती हैं चार्ज से और इन्फिनिटी तक जाती हैं, बीच में कोई कट नहीं होता। ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, मतलब ये क्रॉस नहीं करती। क्यों सर? क्योंकि अगर क्रॉस कर गई तो इंटरसेक्शन हो जाएगा एक पॉइंट पे, दो जगह, मतलब दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है, जो मतलब ये लिखा है कि जो सही नहीं है ना, जो लॉजिकली सही नहीं है उसे बोलते हैं एब्सर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप मतलब जैसे जहाँ से चली इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और इसी जगह वापस आ सकती है? नहीं। आप एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को रखना, उस पर फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है फिर अंदर की तरफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये इसके कंजर्वेटिव नेचर को बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इनकी वजह से वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, और हम इसे अगले चैप्टर में प्रूफ करके दिखाएंगे इस बात को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है एडिशनल एक्सरसाइज का। तो ये हमने पढ़ा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और ये 3D में है मतलब। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे देखो, ये तरीका बताया कि लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी तरफ जाके गिर रही है ऐसे, इंटरसेक्शन नहीं दिखाएंगे आप। अब एक वर्ड बचा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले मैं आपको उसे समझाने से पहले यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक पानी का पाइप है, उससे पानी का पाइप से पानी जा रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता था बच्चों? वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना। क्या लिखते थे? एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते थे, नहीं, वी वेलोसिटी से अगर फ्लूइड जा रहा है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो है ना। तो बिल्कुल ऐसी अगर मान लो ये फ्लो जा रहा है पानी का, देखो, और मैंने इसके अंदर एक रिंग लूँ पानी के, मतलब इसके अंदर एक रिंग रखूँ। अगर मैं ऐसे रखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उससे गुजरेगा, और अगर मैं ऐसे कहूँ, ऐसे रख दूँ तो कम पानी गुजरेगा, और ऐसे रख दूँ तो उससे पानी नहीं गुजरेगा ना, क्योंकि पानी तो ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब, और इसके अलावा बड़ी रिंग लाऊं तो ज़्यादा पानी गुजरेगा। यानी कि जो अमाउंट ऑफ वाटर इस रिंग से गुजर रहा है उसके साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करता है?
वो रखी कैसे है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, ये जो पानी आ रहा है, अगर पानी बहुत थोड़ा आ रहा हो तो फिर इससे कम कम पानी गुजरेगा ना। इसका मतलब 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स पे, इसके साइज पे और इसके ओरिएंटेशन, एंगल कैसा होता है। इसी बात को समझने के लिए हमने यहाँ ये पैरा दिखा रखा है। देखो बच्चों, ये बात जो मैंने आपको समझाई कि फ्लूइड में बताया गया कि वहाँ मैंने अभी वेलोसिटी लिखी ना, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर के साथ दिखाई कि अगर मान लो ये एरिया घूम जाए तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, डेल्टा एस, पानी की स्पीड ऐसे, उनके बीच का एंगल। तो ये समझाने की कोशिश करी। अभी आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब एक बात सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बताओ बेटा, जैसे ये लाइनें हैं, इनसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यार किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। जैसे मैंने यहाँ एक एरिया बना लिया, ऐसे देख पा रहे हो बच्चों, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये एरिया बना लिया तो देखो ये लाइनें गुजर रही है नहीं इससे। तो ये एरिया पे डिपेंड करेंगी, बड़ा एरिया बना लूँ छोटा एरिया बनाऊँ कम लाइनें गुजरेंगी, और ओरिएंटेशन पे भी। तो किसी एरिया से कितनी लाइनें गुजर रही हैं ये भी एक क्वांटिटी है जिसे हम फ्लक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वी सॉ दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड लाइन इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। यूनिट एरिया से गुजरने वाली लाइन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। बिल्कुल ऐसे ही वी प्लेस ए स्मॉल प्लेनर एरिया डेल्टा एस, ये रख दिया बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, हमने डेल्टा एस एरिया रख दिया। ठीक है, और हमने पढ़ा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस पर यूनिट इज प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस। देखो मैंने यहाँ बताया, अभी आप क्या पढ़ के आए थे वहाँ से, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू द एरिया, यूनिट एरिया क्या थी, एन अपॉन ई डेल्टा एस थी ना। ई ये पढ़ के आए ना हम पिछली बातों में। तो इसका मतलब समझ आया बच्चों। तो यहाँ से एन किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, देखो लाइन फ्रॉम यूनिट एरिया इतनी है तो एन से कितनी होंगी प्रोपोर्शनल, ई डेल्टा एस नहीं होंगी। ऐसे बिल्कुल फ्लूइड की तरह कि भाई जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइनें जाएंगी, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ज़्यादा लाइनें जाएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करती है। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने जा रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, अच्छा साथ में यहाँ इन्होंने बताया कि देखो ऐसे रखा है एरिया तो ज़्यादा लाइनें गुजर रही हैं। अगर एरिया को थोड़ा ओरिएंटेशन दे दें, जैसे ये देखो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो अब लाइनें कम गुजरेंगी ना, पहले ज़्यादा गुजर रही थी जब ऐसे था, अब इतनी ही गुजरेंगी। तो इसका मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ ऐसे बोल दिया कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा बना देते हैं। ठीक है, अगर थीटा 90 हो जाए तो लाइनें नहीं गुजरेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि भाई इसे समझने के लिए हम इसको एरिया को वेक्टर बना लेते हैं, और एरिया वेक्टर होता है डेल्टा एस वेक्टर, एरिया सरफेस का एरिया इंटू उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बनाया जाता है ऐसे, एन कैप, ये एन कैप लिखेंगे इसको। तो एरिया वेक्टर होता है डेल्टा एस वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एस इंटू एन कैप। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। अब देखो एक मिनट बच्चों, देखो समझ में आया बच्चों। तो एरिया वेक्टर मतलब कोई भी एरिया बनाना हो किसी का, जैसे रिंग है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा और वो होगा एरिया इंटू ये यूनिट वेक्टर इस लाइन में, तो एरिया डेल्टा एस इंटू यूनिट वेक्टर, ऐसे एरिया वेक्टर बनेगा। ठीक है, बोला कि अगर कर्व सरफेस हो तो कर्व सरफेस में हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, और उन सबको जोड़ देंगे तो नेट एरिया वेक्टर आ जाएगा। ठीक और डायरेक्शन कैसे लेंगे, अगर कोई क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो एक बॉक्स है, तो यहाँ लिखा है देखो ये कौन डायरेक्शन है कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर्स की अलग अलग सरफेस के। और हमने कहा कि ये जो क्वांटिटी है ई डॉट डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया, इसको क्या कहेंगे बेटा, फ्लक्स। ठीक है, और इसको देखो यहाँ एक बात समझाई गई, इट विल नॉट बी प्रॉपर टू से द नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। आप कहोगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो एक नंबर होता है, तो फिर आप इसे फ्लक्स को नंबर बोलना चाहिए। एक्चुअल में कहीं ना कहीं ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो किसी एरिया से गुजर रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी गुजरी है इस एरिया से। ठीक है बच्चों, व्हाट इज फिजिकली सिग्निफिकेंट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ डिफरेंट पॉइंट। मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ को बताता कि भाई देखो इससे ज़्यादा फील्ड गुजरी है, यहाँ अगर हम बनाते तो यहाँ फील्ड वीक है तो यहाँ कम लाइन गुजरती। ये बात समझ में आ रही है।
ठीक है। इन्होंने कहा कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा को दो तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर मान लो ऐसे है, ठीक, थीटा और डेल्टा ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो डेल्टा एस का प्रोजेक्शन इधर कितना होगा, ये ऐसे था ना, तो डेल्टा एस कॉस थीटा फील्ड के लोग आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नॉर्मल टू द ई। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस की कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है। मतलब जैसे हमने क्या काम किया, एक अभी तो मैंने किया था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे था, ये एंगल थीटा, ठीक है बेटा, डेल्टा एस, मैं डेल्टा एस को इधर रिजोल्व करके गया था। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता सर, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करके लाऊंगा, तो भी तो ई डेल्टा एस ई कॉस थीटा होगा ना, तो ई को रिजोल्व कर लो अलॉन्ग द नॉर्मल, या डेल्टा एस को रिजोल्व कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, दोनों एक ही बात है, दो तरीके से लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट ये होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेना। और ये बताया गया कि अगर कोई कर्व सरफेस है तो क्या करना होगा। कर्व सरफेस में क्या बताया कि छोटे छोटे एलिमेंट का एरिया वेक्टर जोड़ देना, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। देखो ये लिखा है कि टू इट कैन बी, देखो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इक्वेशन 1.11 कैन बी यूज इन प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस। All we have to do, divide the such surface into small area elements, calculate the flux of each element and add them up. The total flux is this. मतलब ऐसे सिंपली लिख सकते हो और इंटीग्रेशन से भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा एस टेंस टू जीरो हो जाता है तो ये छोटा हो जाएगा, डी एस हो जाएगा और इसका समेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का एनसीईआरटी का रीडिंग सेक्शन। अगली क्लास में हम इसके इलेक्ट्रिक डायपोल से लेकर इसको एंड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे बच्चों। बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते होंगे इन वीडियोज़ को। बाय बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।